A very warm welcome to my YouTube channel Let's Know Law। मेरा नाम मनिंदरजीत कौर बोपर है। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज का हमारा टॉपिक होगा आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे कि मैं पहले भी आपको कुछ जो वीडियोस हैं उनमें फंडामेंटल जो हमारा राइट्स हैं उनके पार्ट 3 के रिगार्डिंग कुछ आर्टिकल डिस्कस कर चुके हूँ, आर्टिकल 12, 13 एंड 14। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें वो नॉलेज चेक कर सकते हो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। सो आर्टिकल 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। डिस्क्रिमिनेशन मतलब हिंदी में बोले तो आसान भाषा में अगर हम बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन करना दैट मीन्स किसी पर्सन के साथ पक्षपात करना, दैट मीन्स फेवरिज्म करना, किसी एक के साथ फेवर करना और किसी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट करना। तो यहाँ पर स्टेट पर प्रोहिबिशन लगाई गई है, उन पर रोक लगाई गई कि आप किसी भी पर्सन दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और वो जो 5 ग्राउंड्स हैं जिनके बिहाफ पर स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती वो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सो ये तो था बेसिक फंडा ऑफ द आर्टिकल 15। आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 के रिगार्डिंग। सो द प्लेन वर्डिंग ऑफ द आर्टिकल 15 क्लॉज 1 इज जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी सिटीजन के साथ। यहाँ पर स्पेशली आई जस्ट वांट टू मेंशन कि जहाँ पर एक वर्ड है सिटीजन, जैसे कि हम जानते हैं जो आर्टिकल 14 है वो डील करता है नॉन सिटीजन्स एज वेल, बिकॉज देयर वाज अ वर्ड पर्सन, वहाँ पर पर्सन यूज किया था और आर्टिकल जो 14 है वो अप्लाई होता था पर्सन दैट मीन्स सिटीजन और नॉन सिटीजन्स पर। बट जो आर्टिकल 15 है वो जस्ट डील करता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया के साथ, जो इंडिया के सिटीजन नागरिक हैं उनके साथ डील करता है। सो स्टेट यहाँ पर स्टेट के ऊपर एक रोक लगाई गई है कि आप उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि आप किसी भी जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, पक्षपात नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। और इन 5 ग्राउंड पर आप और इनमें से कोई भी ग्राउंड पर आप उनके साथ पक्षपात नहीं करोगे। सो दिस वाज द क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 15। सो इन क्लॉज 2 यहाँ पर एक और बात की गई है कि इन 5 ग्राउंड दैट मीन्स रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, उन पर किसी भी तरह किसी भी सिटीजन के ऊपर इन 5 ग्राउंड के बिहाफ पर कोई डिसेबिलिटी नहीं क्रिएट की जाएगी, उसे डिसेबल नहीं किया जाएगा, जहाँ फिर उन पर कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट की जाएगी, जहाँ उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, जहाँ फिर उन पर कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी कि वो कोई शॉप एक्सेस नहीं कर सकते, वो पब्लिक रेस्टोरेंट्स पर नहीं जा सकते, होटल्स पर नहीं जा सकते, जहाँ फिर वो प्लेसेस ऑफ जो पब्लिक एंटरटेनमेंट उन पर नहीं जा सकते। सो दिस वाज द क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 15। और उसकी जो सब क्लॉज डी है उसमें ये बात की गई है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि ये जो वेल्स हैं कुएं होते हैं हमारे यहाँ, जहाँ पे टैंक्स होते हैं पानी के, जहाँ बाथिंग घाट्स होती हैं, जो रोड्स होते हैं हमारे, जहाँ पे प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, बट द कंडीशन इज ये जो सारी प्लेसेस हैं उनको पूरी तरह से या फिर पार्शली मेंटेन किया जाता है स्टेट फंड्स के साथ। और ये जो सारी प्लेसेस हैं उनको डेडिकेट किया गया है स्पेसिफिकली टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक, दैट मीन्स ये जो प्लेसेस हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अगर किसी का प्राइवेट वेल होगा, पर्सनल कुआं है तो वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ऑब्वियसली, बट यही अगर चीज़ जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है जो होली और पार्शली मेंटेन की जा रही है स्टेट फंड्स के द्वारा, जहाँ फिर वो स्पेसिफिकली डेडिकेट दी गई है पब्लिक, जनरल पब्लिक को, तो इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती किसी भी तरह इन 5 ग्राउंड्स पर। सो आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 के रिगार्डिंग। सो यहाँ पर स्टेट के ऊपर अगर एक लायबिलिटी क्रिएट की गई कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, तो यहाँ पर स्टेट को एक प्रिविलेज भी दी गई है
कि अगर आप कुछ हालातों में अगर चाहो तो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हो वुमेन एंड चिल्ड्रन के रिगार्डिंग, जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, उनके रिगार्डिंग, उनके हालात को बेटर करने के लिए आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो। सो दिस वाज द प्रिविलेज और एक्सेप्शन टू द आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो आगे हम बात करेंगे क्लॉज 4 ऑफ द आर्टिकल 15। तो यहाँ पर क्लॉज 4 के में दिया गया है कि स्टेट जो है इस आर्टिकल के अंडर, दैट मीन्स आर्टिकल 15 के अंडर और जहाँ फिर आर्टिकल 29 के क्लॉज 1 के अंडर, वो स्टेट जो है उसे किसी तरह रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। उसके पास पावर है कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है फॉर द एडवांसमेंट, अगर वो एडवांसमेंट लाना चाहती है सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, जहाँ फिर शेड्यूल कास्ट के केसेस में, जहाँ फिर शेड्यूल ट्राइब्स के केस में, तो स्टेट के पास प्रिविलेज है कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। आगे हम बात करेंगे क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ आर्टिकल 15। सो यहाँ पर आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 में बोला गया है और कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि जो आर्टिकल 15 है, जहाँ फिर आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का जो सब क्लॉज जी है, वो स्टेट को किसी भी तरह प्रिवेंट नहीं करेगा, रोक नहीं लगाएगा कि वो स्पेशल, दैट मीन्स ये जो आर्टिकल स्टेट पर रोक नहीं लगा रहे और स्टेट के पास पावर है कि वो अगर चाहे तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस ऑफ सिटीजन्स हैं हमारे, उनकी एडवांसमेंट के रिगार्डिंग, या फिर जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। बट यहाँ तक तो सिमिलैरिटी है क्लॉज 4 के साथ, बट क्लॉज 4 से ये अलग होगा इस बात से कि ये जो सब क्लॉज 5 है ये डील करता है रिलेट टू देयर एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अगर वो जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, जो सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड हैं, जहाँ फिर शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनकी एडमिशन जो होगी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उनके रिगार्डिंग जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। और यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने के जो है वो ये है कि ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है वो है इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अगर स्टेट चाहे तो इन सब की जो एडमिशन है वो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी उनके रिगार्डिंग भी रूल्स या रेगुलेशंस जो बना सकती है विद द हेल्प ऑफ एनी लॉ। सो यहाँ पर एक और बात कही गई है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक है, दैट मीन्स मेंटेन बाय गवर्नमेंटल है, तो चाहे वो इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एडेड है, हेल्प दी जा रही है, चाहे अनएडेड बाय द स्टेट, बट यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप अदर देन द माइनॉरिटी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर ये प्रोविजंस लगा सकते हो। दैट मीन्स इन क्रक्स अगर मैं बोलूँ तो आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 में जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का राइट है, उनको छोड़कर, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को छोड़कर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन से डील करती है, कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन, दैट मीन्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन से डील करती है, तो अगर स्टेट चाहे तो वो लॉज बना सकते हैं इन सारी कैटेगरीज के रिगार्डिंग फॉर देयर एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूशन। सो ये तो था क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बाद हम बात करेंगे क्लॉज 6 ऑफ द आर्टिकल 15 के बारे में। तो यहाँ पर बात की गई है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, EWS की। तो यहाँ पर कहा गया है कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज जो जी है वो स्टेट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा, उन पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता कि वो स्टेट के पास अधिकार है कि वो अगर चाहें तो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस की
एडवांसमेंट के रिगार्डिंग। सो ये जो कंसेप्ट है EWS के एडवांसमेंट की रिगार्डिंग है। और ये जो कंसेप्ट है दैट मीन्स क्लॉज 6 है वो अदर देन है क्लॉज 4 एंड 5। दैट मीन यहाँ पर सिर्फ बात की गई है EWS की। और यहाँ पर जो पर्सन थे बैकवर्ड क्लासेस से, जो सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड थे, जहाँ फिर SCs थे, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है, उनको एक्सक्लूड किया गया है। और आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 के सब क्लॉज बी के बारे में। जैसे कि क्लॉज 6 जो डील करता है EWS के बारे में, और क्लॉज 6 का जो पार्ट बी है वो डील करेगा उनके अदर कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पर EWS की जो कैटेगरी थी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी, अगर उनकी एडमिशन्स होंगी और जहाँ फिर उनकी रिजर्वेशन होगी तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिमिट रख दी है, वो है 10% की। इस कैटेगरी में अप टू 10% तक जो रिजर्वेशन जो है वो EWS को प्रोवाइड की जा सकती है। स्टेट के पास ये स्पेशल प्रोविजन है। आगे हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन टू द आर्टिकल 15। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में उन्होंने जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन दैट मीन्स EWS की जो कैटेगरी है उसके रिगार्डिंग कुछ कहा है। और ये कहा है कि स्टेट कौन सी जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी के वो डील करते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के साथ। तो स्टेट जो है वो टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम, जहाँ फिर जो भी अदर इंडिकेटर्स होंगे इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज के, वो डिफाइन करती रहेंगी और नोटिफाई करती रहेंगी कि कौन से पर्सन जो है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आ सकते हैं और रिजर्वेशन वगैरह जो ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे डिबेट समरी के। जैसे कि मैं पहले भी सभी वीडियोस में डिबेट समरी आपको बताती हूँ, और ये जो डिबेट समरी ये डील करती है जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो उस टाइम जो मेंबर थे उनके हर एक आर्टिकल पर डिस्कशन हुई थी, डिबेट हुई थी। तो जैसे कि मैंने पहले भी हर एक आर्टिकल की डिबेट समरी डिफाइन की है, आज मैं आर्टिकल 15 के बारे में भी बताऊंगी। यहाँ पर जो आर्टिकल 15 है डिस्क्रिमिनेशन के साथ डील कर रहा है कि आप इन 5 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे बाय द स्टेट। तो आर्टिकल 15 जो आज है वो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसका आर्टिकल 9 था। तो यहाँ पर जो क्लॉज 1 आज है हमारे पास, उसका क्लॉज 1 का सब क्लॉज A एंड B, एंड जो क्लॉज 2 है आर्टिकल 15 का वो सेम ही था जब ड्राफ्ट बना था, जो इंट्रोड्यूस किया गया था डिबेट के लिए। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब ये ड्राफ्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर डिबेट, तो यहाँ पर सिर्फ आर्टिकल जो आज 15 है उस टाइम का जो आर्टिकल 9 था उसमें सिर्फ 3 सब क्लॉजेस थे, 4, 5 एंड 6 बाद में अमेंडमेंट के फॉर्म में इसमें ऐड किए गए थे। सो इस आर्टिकल पर डिबेट हुई थी ऑन 29 नवंबर 1948, और यहाँ पर इन 5 ग्राउंड पर ही डिस्क्रिमिनेशन जो थी उसे प्रोहिबिट किया गया था। और वो ग्राउंड सेम ही थे जो मैंने पहले आपको बता दिया है। वो ग्राउंड्स हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पर कुछ मेंबर्स ने आर्ग्यू किया और कुछ मेंबर्स ने कहा कि जो ड्राफ्ट आर्टिकल है डिड नॉट एंगेज विद डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन फैमिली एंड डिसेंट। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप इन ग्राउंड में फैमिली और डिसेंट की जो ग्राउंड है उन पर जो बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वो उन्होंने ऐड नहीं किया। और अदर्स जो पर्सन थे उन्होंने कहा कि ये जो ग्राउंड्स हैं उन, और बाद में उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर कुछ और वर्ड्स भी इंक्लूड करने चाहिए, और वो वर्ड थे गार्डन्स, रोड्स, ट्रैमवेज और एज पोटेंशियल पब्लिक स्पेसेस। तो यहाँ पर उनका रिस्पांस था जो चेयरपर्सन थे कि ड्राफ्ट आर्टिकल में यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है पब्लिक
रिजॉर्ट, जहाँ पब्लिक स्पेसेस, वो सारी ही जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो स्पेसेस हैं, वो कवर कर रहा है। और हमें स्पेसिफिकली ये जो वर्ड्स हैं गार्डन, रोड्स, ट्रैमवेज वगैरह, इनको स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक वाइड डेफिनेशन जो है वो रखते हैं। तो यहाँ पर एक और प्रपोजल था कि आप वुमेन और चिल्ड्रन की तरह आप शेड्यूल कास्ट एंड जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको भी इंक्लूड करो। तो जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी ने, उन्होंने आर्ग्यू किया कि दिस वुड परपेचुएट सेग्रीगेशन ऑफ दीज ग्रुप्स and this amendment was rejected by the assembly. So on 29th of November 1948 इस आर्टिकल को अडॉप्ट कर लिया गया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विद सम अमेंडमेंट्स। आगे हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस के बारे में, जहां पर हम आर्टिकल 15 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक वर्ड बताना चाहती हूँ जो जनरली ही यूज़ होता है क्लासिफिकेशन के बारे में। दैट मीन्स आप क्लासिफाई कर सकते हो कुछ। दैट मीन्स एवरी क्लासिफिकेशन डज नॉट कंस्टिट्यूट डिस्क्रिमिनेशन इन द फर्स्ट प्लेस। अगर आप किसी भी जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, किसी भी फॉर्म में उनको अलग कर रहे हो, उनको स्पेशल प्रोविजंस दे रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट का इन केसेस में कहना था कि ये जो क्लासिफिकेशन है हर तरह की, हर क्लासिफिकेशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। सो हम डिस्कस करेंगे एक केस, काठी रैनिंग रावत वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र। तो यहाँ पर जो स्टेट ऑफ सौराष्ट्र था, उन्होंने सेटअप किया स्पेशल कोर्ट्स अंडर सौराष्ट्र स्टेट पब्लिक सेफ्टी मेजर्स ऑर्डिनेंस 1949, और इस स्पेशल कोर्ट को उन्होंने बनाया था, सेटअप किया था कि वो एडजुडिकेट कर सके उन मैटर्स पर जो डील करते थे सेक्शन 302 के साथ, 307 के साथ और 392 के साथ, और रेड विथ सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860। सो यहाँ पर उनकी कंटेंशन थी कि बिफोर दीज प्रोविजंस आर डिस्क्रिमिनेटरी फॉर द रेजिडेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द टेरिटरी। उन्होंने कहा कि आप स्पेसिफिकली आप इन टेरिटरी के पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कब। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी लेजिस्लेटिव डिफ्रेंशिएशन की जा रही है, आप अगर लेजिस्लेशन जो किसी को डिफरेंट कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो वो हर कुछ ही डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होता। यहाँ पर उन्होंने कहा कि legislation did not refer to certain individual cases but to offences of certain kinds committed in certain areas and hence it is not discrimination. So this was the view of the court. आगे हम बात करेंगे एक और केस लॉ के बारे में, और इसका नेम है जॉहन वेलम्पटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 2902। डिस्कशन हुई है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के बारे में। जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 था वो प्रिवेंट करता था प्रोटिशनर्स को जो डील करते थे स्पेसिफिकली क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, क्रिश्चियन रिलीजन के साथ, उनको बीक्वेथिंग करने से प्रिवेंट करता था, रोक लगाता था कि वो अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो बीक्वेथ नहीं कर सकते फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। सो यहाँ पर पिटिशनर का कहना था कि ये जो टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन होती है वो आप इन पर रोक लगाकर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। So the court stated that the act was to prevent people from making injudicious deathbed bequests under religious influence, but had a great impact on a person desiring to dispose of his property upon his death. Hence, the legislation is clearly discriminatory as the properties of any Hindu, Mohammedan, Buddhist, Sikh, Jain or Parsis were excluded from the provision of the act. उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट है वो डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि जो सर्टेन पर्सन्स हैं उनको इस प्रोविजन से बाहर निकाल दिया गया है। फर्दर, no acceptable reasoning was provided to show why the provision regulating religious and charitable bequest of Christians alone
यहाँ पर, बट बाद में कोई उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि सिर्फ क्रिश्चियंस जो हैं उनको ही रोक क्यों लगाई गई है। आगे हम बात करेंगे एक और केस के बारे में जिसका नेम है यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954। तो यहाँ पर जो एडल्ट्री चार्ज जो थे वो लगाए गए थे अगेंस्ट द एपिलेट अंडर सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860। इन दिस केस द मेन इशू वाज, यहाँ पर जो मेन इशू डिसाइड करना था वो ये था कि वेदर सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 इज इन कंट्राडिक्शन विद आर्टिकल 49, 15 और नॉट। ये जो आर्टिकल 497 था 497 जो था आईपीसी का, क्या वो कंट्राडिक्ट और अगेंस्ट जा रहा है, वायलेट कर रहा है आर्टिकल 15 और 14 को कि नहीं। सो यहाँ पर आर्गुमेंट किया गया कि जो आर्टिकल 497 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 जो था वो जो डिक्टेट करता था अडल्ट्री कैन बी कमिटेड और ओनली बी कमिटेड बाय मैन एंड नॉट वुमेन, कैन नॉट बी पनिश्ड एज अ बेटर। यहाँ पर अडल्ट्री का जो मेन इंडिकेशन था वो लगता था मैन के ऊपर, और जो वुमेन थी वो एज अ बेटर भी पनिश्ड नहीं होती थी। और इस आर्गुमेंट के रिजल्ट में there was a contradiction with regard to whether this was in violation of Article 15। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली स्टेट किया था कि आर्टिकल 15 के जो क्लॉज 3 है उनमें हम स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन के रिगार्डिंग, और ये जो एक्सेप्शन दी गई है 497 में वुमेन को वो डील करती है आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 के साथ। एडिशनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ये जो आर्टिकल 15 की क्लॉज 3 की एक प्रिविलेज दी गई है वुमेन को, वो एक वुमेन को उन केसेस में शील्ड ना करे जहां पर वुमेन खुद ही थ्रेट है और जो किसी तरह का कमीशन कर रही है क्राइम का। तो यहाँ पर एडिशनली जो बाद में जजमेंट में एंड में डिसाइड हुआ था कि ये जो पर्सन है उससे आर्टिकल 14 एंड जो स्पेसिफिकली आर्टिकल 15 है उसमें शील्ड नहीं दी जाएगी, दैट मीन्स उसे प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी बिकॉज ये जो पर्सन है वो इंडिया का सिटीजन ही नहीं है। और जैसे कि आप जानते ही आर्टिकल 15 जो है वो नॉन सिटीजन्स पर अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पर जो वो एक चॉइस मांग रहे थे कि आप हमें प्रोटेक्ट करो आर्टिकल 15 में, तो उन्होंने सेक्स के बेस्ड उन्हें प्रोटेक्शन मना कर दी बिकॉज ही वाज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड सेकेंडली उन्होंने वुमेन को प्रोटेक्शन दी थी अंडर क्लॉज 3 ऑफ द आर्टिकल 15। Petitioner was elected as a punch for reserved seat reserved exclusive for the women of the scheduled caste। के एक रिजर्वेशन हुई थी सीट की। सो इस केस में पिटिशनर ने चैलेंज किया कि जो पर्सन एज अ रिस्पोंडेंट यहाँ पर इस केस में है उसे इलेक्ट किया गया है सरपंच ऑन द ग्राउंड दैट उन्होंने पिटिशनर ने कहा कि वो जो सरपंच इलेक्ट हुआ है वो एलिजिबल नहीं है यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करने के रिगार्डिंग, क्योंकि उसकी सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट में है। और The petitioner challenged the election of the respondent number 5 as sarpanch on the ground that she was not eligible for contesting the election of the sarpanch, which were reserved for the scheduled caste and not scheduled caste women, because respondent was elected as पंच for gram panchayat only against reserved seat for scheduled caste women। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या था कि जो रिजर्वेशन की अब बारी थी वो थी शेड्यूल कास्ट की, और जो पर्सन एज अ पिटिशनर आया था उसे चूज किया गया था फॉर द इलेक्शन ऑफ द पंच अंडर द शेड्यूल कास्ट वुमेन, और जो रिस्पोंडेंट थी उसे चूज किया गया था एज अ शेड्यूल कास्ट। सो यहाँ पर कैटेगराइज्ड किया गया था फॉर द reservation of seat of the sarpanch there was a word scheduled caste only, and for the seat of the panch there was a word scheduled caste woman। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट, if the seat of the sarpanch for a village was reserved for scheduled caste, अगर सरपंच की सीट के लिए सिर्फ शेड्यूल कास्ट वर्ड है तो शेड्यूल कास्ट में दोनों आते हैं मैन एंड वुमेन, एंड
those categories could stand for election for the sarpanch post because eligibility was basically being a scheduled caste and representing the constituency as पंच। तो उस लेडी का कहना था कि आप जो वुमेन की पोस्ट स्पेसिफिकली जो पंच के लिए है वो वुमेन के लिए है। अगर यहाँ पर वर्ड शेड्यूल कास्ट है तो वो अकेला डील कर रहा है मैन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये जो डाउट थी वो क्लियर की कि अगर स्पेसिफिकली वर्ड यूज हो रहा है वुमेन दैट मीन्स वो सिर्फ वुमेन को अप्लाई होगा। अगर देयर इज वर्ड ओनली शेड्यूल कास्ट देन स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि कौन से सेक्स से। तो ये जो वर्ड है डील करता है बेसिकली फॉर द बोथ सेक्सेस दैट मीन्स मैन एंड वुमेन। सो यहाँ पर इस केस में इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया आर्टिकल 15 को। आगे हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस जसवंत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1952। तो इस केस में कहा गया कि आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो एक कॉलोनी की दैट मीन्स एक कॉलोनी बन रही थी वो स्पेसिफिकली बन रही थी फॉर द हरिजन्स जो उस कम्युनिटी से डील करते थे पर्सन्स। तो उन्होंने कहा कि ये जो कॉलोनी स्पेसिफिकली हरिजन्स के लिए बन रही है ये वायलेशन है क्लियरली आर्टिकल 15 क्लॉज 1 की। So यहाँ पर clause 4 under article 15 was thus introduced for the purpose of helping the socially and educationally disadvantaged citizens without violating any other provisions। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई स्पेशल प्रोविजन बन रही है उन लोगों के लिए जो बैकवर्ड हैं एजुकेशनली एंड सोशली तो उनके एडवांसमेंट के लिए स्टेट के पास अधिकार है अंडर क्लॉज 4 ऑफ द आर्टिकल 15 टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन। तो ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है कॉलोनी की फॉर द हरिजन इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो आगे हम बात करेंगे एक और केस की जिसका नाम है ए Prayakuppan वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1971। यहाँ पर क्लासिफाई किया गया था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कि जरूरी है अगर ये जो क्लासेस हैं पर्सन की वो बैकवर्ड है सोशली और एजुकेशनली और उनके लिए हम कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना रहे कि उनकी सोसाइटी में भी कोई चेंज आए और एडवांसमेंट आए तो ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की किसी भी तरह वायलेशन नहीं कर रहा। सो दिस वाज द केस। आगे हम बात करेंगे एक और केस के जिसका नाम है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963। तो यहाँ पर जो मैसूर गवर्नमेंट थी उन्होंने इशूड एन ऑर्डर एक ऑर्डर इशू किया एंड डिसाइडेड टू प्रोवाइड 68% रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड क्लासेस फॉर द एडमिशन इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। जो मैसूर की गवर्नमेंट थी उन्होंने 68% रिजर्वेशन दी उन स्टूडेंट को जो बैकवर्ड क्लासेस से डील करते थे उनकी एडमिशन के रिगार्डिंग जो होनी थी मेडिकल जो एंड इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में होनी थी। सो यहाँ पर द गवर्नमेंट लेफ्ट ओनली 32% ऑफ रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट गेट एडमिशन ऑन मेरिट। 68 को यहाँ पर रिजर्वेशन दी जा रही थी बैकवर्ड को और बाकी जो बचे थे सिर्फ वो था 32%। Because of this reservation, students with higher marks than those in the reserved category failed to obtain a seat. In the opinion of the court, the categorization of backward and even more backward classes was not justified under Article 15 Clause 4. In order to be considered backward, both socially and educational backward can be included. Clause 4 of the Article 15 does not talk about caste but class.
Additionally, the court stated that reserving 68% of seats in medical and engineering schools would constitute constitutional fraud, as clause 4 of Article 15 prohibits exclusive prison for backward classes. Therefore, reservation could not exceed 50%. तो यहाँ पर जो मैसूर की गवर्नमेंट थी वो बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड में क्लासेस को सब डिवाइड कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आप सब डिवीजन कर रहे हो बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड की, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। सेकेंडली उन्होंने कहा कि ये जो 68% आप जो सीट है वो दे रहे हो वो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन की लिमिट से एक्सीड है। आप 50% एक पर्टिकुलर कैटेगरी को उससे एक्सीड कर नहीं जा सकते। आप इससे ज़्यादा रिजर्वेशन जो है एक पर्टिकुलर क्लास को वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। आगे हम बात करेंगे एक और केस की, स्टेट ऑफ एपी वर्सेस यूएस वी बहराम 1972। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कास्ट शुड नॉट बी अ डिटर्मिनिंग फैक्टर इन वेदर अ पर्सन बिलोंग्स टू अ बैकवर्ड क्लास। तो यहाँ पर जो बैकवर्ड क्लास का कंसेप्ट है, उन्होंने कहा कि बैकवर्ड क्लास समझने के लिए कास्ट जो है वो डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं होनी चाहिए। द बैकवर्ड क्लास शैल बी डिफाइंड एज एन एंटायर कास्ट, उसे सारी कास्ट के रूप में डिफाइन किया जाए, दैट इज बोथ जो हो सोशली एंड एकेडमिकली, दैट मीन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हो, वो सोशल लेवल पर भी बैकवर्ड हो और उस क्लास में इतनी एजुकेशन अनपढ़ता ज़्यादा हो। तो यहाँ further the court stated that in the event a backward class improves educationally and socially to such an extent that it is no longer requires special aid from the state, the list of backward classes will automatically be updated। तो यहाँ उन्होंने कहा कि आपको बैकवर्ड क्लास डिफाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर कास्ट की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उनका डिटरमाइनिंग जो फैक्टर है वो सिर्फ देखें, एजुकेशन एंड सोशल स्टेटस देखें। उन्होंने कहा कि अगर कोई क्लास इम्प्रूव हो जाती है एज अ ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड सोसाइटी, तो उसको ऑटोमेटिकली इस लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। आगे हम बात करेंगे एक और केस के रिगार्डिंग, दैट इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस प्रदीप टंडन 1974। तो यहाँ पर एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट प्रोवाइडिंग रिजर्व सीट्स टू स्टूडेंट्स हु लिव इन रूरल एरियाज वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिजर्व सीट दे रहे हो उन स्टूडेंट को वो जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, तो ये दिस इज unconstitutional. It cannot be justified under clause 4 of Article 15. In this case, the state of Uttar Pradesh was providing reservation in medical college to students from rural areas, the hilly regions, and students from Uttarakhand. According to the Supreme Court, reservations for students from hilly regions and Uttarakhand were valid, since the people from these areas are socially and educationally backward due to lack of awareness and inadequate facilities for education. The court stated that the rural areas does not represent a backward class or educational status, and poverty does not equate to backwardness in rural areas. So यहाँ पर केस क्या था कि जो 3 तरह के पर्सन थे, स्टूडेंट थे, उनकी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के रिगार्डिंग रिजर्वेशन थी, और वो 3 पर्सन थे जो बिलोंग करते थे हिली एरिया से, या फिर जो स्टूडेंट थे उत्तराखंड से, और या फिर जो स्टूडेंट थे रूरल एरिया से बिलोंग करते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिली रीजन्स और उत्तराखंड के स्टूडेंट को रिजर्वेशन देनी वैलिड है, बिकॉज यहाँ पर सोशली और एजुकेशनल एडवांसमेंट नहीं है और उनके पास इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती और इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ होती हैं उनके पास कि वो इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते। सो रिजर्वेशन देनी वैलिड है। बट उन्होंने कहा कि जो पर्सन को आप सिर्फ इस बिहाफ पर रिजर्वेशन देना चाह रहे हैं कि वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो दिस इज़ नॉट ए क्राइटेरिया टू डिफाइन द बैकवर्डनेस ऑफ द पर्सन। सो दिस वॉज द केस ऑफ स्टेट ऑफ यूपी। आगे हम बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में। आप सभी अवेयर तो होंगे कि रिजर्वेशन होती क्या है। रिजर्वेशन होना दैट मीन्स
जनरल जो सोसाइटी है उसमें से कुछ रिजर्व करते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पर्सन, स्पेसिफिक क्लास ऑफ द पर्सन्स। तो तो यहाँ पर लेजिस्लेशन का मानना है कि ये जो दो वर्ड्स है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो यूज होते हैं रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, वो एक तरह से जस्टिफिकेशन है रिजर्वेशन की। तो लेजिस्लेशन का जनरली ये कहना तो होता है कि अगर हम ये पॉलिसीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उन लोगों को इक्वली प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या फिर जो सप्रेस्ड क्लासेस हैं, और उनका सोसाइटी के साथ इक्वल स्टेटस जो है वो लाना चाहते हैं, जो उनको इक्वली एक साथ बिठाना चाहते हैं। सो ये जो सिस्टम है रिजर्वेशन का एक प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जैसे हम बोलते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। दैट मीन्स उन लोगों को डिफरेंट तो किया जा रहा है, बट ये जो डिफरेंस है वो कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। दैट मीन्स वो समझ में आता है कि उनको हम इक्वल फुटिंग जो है वो देना चाहते हैं। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ द रिजर्वेशन के रिगार्डिंग लेजिस्लेशन और जनरल व्यू क्या है। आगे हम बात करेंगे केस की, अजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो यहाँ पर द इशू वाज रेज्ड रिगार्डिंग द परमिसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 15(4) इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। जो मेडिकल कोर्सेज की पोस्ट ग्रेजुएशन होती है वहाँ पर रिजर्वेशन जो प्रोवाइड की जाती है आर्टिकल 15 के 4 क्लोज में, उसके रिगार्डिंग बात की गई है। तो यहाँ पर कंटेंशन रेज्ड बाय द एप्लेंट वर दैट आर्टिकल 15 क्लॉज 4 नीदर स्पीक्स नॉर परमिट रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल जो 15 का क्लॉज 4 है ना तो वो बात करता है और ना ही परमिशन देता है रिजर्वेशन की इन educational institutions. While certain preferences and concessions can be given, reservation of seats is beyond the limit of clause 4 of article 15 of the Constitution of India. The appeal was rejected by the court as special provision also include reservation provisions and not just preference and concessions. तो यहाँ पर जिन्होंने केस किया था उन्होंने कहा कि आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 4 है वो रिजर्वेशन के साथ नहीं डील करता। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील रिजेक्ट कर दी ये कहकर कि जो स्पेशल प्रोविजंस है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन, वहाँ पर रिजर्वेशन भी इंक्लूड होती है, और जस्ट प्रेफरेंस एंड कंसेशन ही कह देना कि अंडर 15 क्लॉज 4 है ये जस्टिफाई नहीं होगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की जस्टिफिकेशन नहीं होगी। In the case of Rajesh Kumar Gupta versus State of Uttar Pradesh, AIR 2005, Supreme Court 2540, UP government made provision providing reservation PTC training program as follows. तो यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट जो थी वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रही थी। वो थी 50% of the candidates to be selected shall be from science stream, 50% from the art stream, further 50% would be female candidates and the other 50% would be मेल कैंडिडेट्स। सो यहाँ पर जो कंटेंशंस रेज्ड की थी वो ये थी कि रिजर्वेशन फॉर्मेट फॉर्मुलेटेड वाज आर्बिट्ररी, कि जो आपने रिजर्वेशन जो फॉर्मेट लाया है वो आर्बिट्ररी है, वायलेटिव है ऑफ आर्टिकल 15। The court held that the reservation format introduced was not warranted by the provision of the Indian Constitution being over and above the constitutional reservation in favor of the backward classes. So this was the case of Rajesh Kumar Gupta versus State of Uttar Pradesh. आगे हम बात करेंगे एक और केस की, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस केपी प्रभाकरन 1997 का ये जो केस था। द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन टुक द डिसीजन टू अपॉइंट इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क्स
इन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जहाँ पर जो रेलवे की एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने डिसीजन किया कि हम अपॉइंट करेंगे इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क्स अपनी 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। वो होंगी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। The decision stated that the post would be held by women only. यहाँ पर कहा गया कि ये जो पोस्ट है वो सिर्फ एक वुमेन के लिए ही क्रिएट की गई है। The court rejected the contention of the government, arguing that this provision is protected under Article 15(3). It said that Article 15(3) cannot be read as a provision or as an exception to what is granted under Article 16, Clause 1 and 2. These cases clearly explain the applicability of the phrase special provisions for women and children in matters of the reservation to education and employability. But what if there are laws which differentiate or prefer women over men? Can it be called discrimination? तो यहाँ उन्होंने कहा कि अगर वुमेन को कोई चीज़ प्रोवाइड की जा रही तो वो हम मैन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे। दैट मीन्स वुमेन एंड जो चिल्ड्रन वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड अंडर क्लॉज 3 ऑफ द आर्टिकल 15। सो एक और केस है घिरदर वर्सेस स्टेट AIR 1953 MB 147। तो यहाँ पर पिटिशनर वॉज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 342 एंड 354 ऑफ द IPC। जो पिटिशनर था उनकी कन्विक्शन हुई थी। द पिटिशनर क्लेम दैट एज देयर आर नो प्रोविजन रिलेटिंग टू असॉल्ट against men with the intention to outrace his modesty, hence providing such laws for women is discriminatory. Section 354 is contradictory to Article 15, Clause 1. The petition was dismissed, stating the laws to be inconsistent with Article 15(3). तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि जो 342 एंड 354 है वो स्पेसिफिकली डील करता है विमेन के राइट के साथ कि अगर उनके साथ असॉल्ट किया जाएगा तो वो यहाँ पर एक केस बनाते हैं मोडेस्टी रेज करने का। उन्होंने कहा कि अगर वुमेन की मोडेस्टी हो सकती है तो मेन की भी मोडेस्टी हो सकती है। आप वुमेन और मेन में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, मेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो 350 की फॉर्म में, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सेक्स के बेस्ड पर हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इस पिटीशन को डिसमिस किया ये कहकर कि ये किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वुमेन को ये जो अधिकार है, जो स्पेशल प्रोविज़न है वो आर्टिकल 15(3) में प्रोवाइड की गई है और ये आर्टिकल 15 इसे वैलिड ही कह रहा है। आगे हम बात करेंगे इन केस चौकी वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1957 राजस्थान 10। तो यहाँ पर MT चौकी एंड हर हस्बैंड कंस्पायर्ड एंड मर्डर देयर चाइल्ड। यहाँ पर जो 2 पर्सन है मियाँ बीवी थे, जहाँ हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की और अपने जो बच्चे थे उसे मर्डर कर दिया। द एप्लीकेशन फॉर बेल वॉज प्रेजेंटेड ऑन द प्ली दैट शी इज एन imprisoned woman with no one to look after her young son. The judge rejected the application, saying that there was no extenuating circumstances and the constitution has no provision under which leniency could be shown to women on account of her sex. The same was challenged before the Supreme Court. It was held that Article 15(3) talks about special provision for women and children, and under the light of this provision, MT Chowki was granted bail as she was a woman and there is a young child dependent on her. Thus, it becomes necessary for the state to protect the right of the child. तो यहाँ पर उस लेडी ने बेल की एप्लीकेशन लगाई और कहा कि मेरा जो सेकंड बच्चा है मुझे उसकी देखभाल करनी है और आप मुझे बेल प्रोवाइड करो ऑन दिस बिहाफ। पहले तो जो पहले जज थे उन्होंने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर ये जो सेम चैलेंज की गई, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 3 है वो बोलता है, जो बात करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो उन्होंने कहा कि ये जो लेडी है उसका सेकंड जो यंग चाइल्ड टोटली और स्पेसिफिकली उस पर ही डिपेंडेंट है, तो हमें उस बच्चे का राइट जो है वो प्रोटेक्ट करना है और लेडी का राइट भी प्रोटेक्ट करना है। तो हम उसे जो बेल है वो ग्रांट
कर रहे हैं इस आर्टिकल 15(3) की प्रोविजन के बिहाफ पर। आगे हम बात करेंगे इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट 477। तो यहाँ पर 27% रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस वाज इंट्रोड्यूस्ड। इस केस में कहा गया कि जो ओबीसी थे उनकी 27% की जो रिजर्वेशन है वो होगी। Supreme Court of India put up a limit of 50% as total percent of reservation, as it was reason that allowing the limit to exceed will deprive others of their right equally. Supreme Court also provided for the guidelines to exceed the limit of reservation under extraordinary circumstances. तो यहाँ पर इस केस में 27% की जो रिजर्वेशन थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी फॉर द ओबीसीज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ नॉलेज गेन की है और आप औरों के साथ भी ये नॉलेज शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।